नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी पाठशाला में। आज हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स जो पीवाईक्यू सीरीज है उसमें इंडियन इकोनॉमी के सब्जेक्ट को। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप देखिए कि जो इंडियन इकोनॉमी जो आपका सब्जेक्ट है उसके जो क्वेश्चंस हैं, अगर कंसेप्ट की क्लियरिटी है तो इजीली आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। साथ साथ आपको क्वेश्चन में ये देखना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। एग्जाम प्रेशर में आप ये देखना भूल जाते हैं कि करेक्ट इनकरेक्ट क्या पूछा गया है और जो ऑप्शंस गिवन है उनमें क्या ऑप्शन सही है और कौन सा गलत है। चलिए चलते हैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन में और इसको आप अटेम्प्ट करके देखिए। जब एग्जाम का प्रेशर होता है एग्जाम सेंटर के अंदर, इन क्वेश्चंस को आप इजीली अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं और जबकि क्वेश्चन इजी होता है। क्वेश्चन है, इफ द आरबीआई डिसाइडेड टू अडॉप्ट एन एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी। आप यहीं पर रुक जाएंगे और स्टार्ट कर देंगे, फटाफट देखना। जबकि क्वेश्चन में देखिए क्या आगे पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इट नॉट टू डू। क्या ये नहीं करेगा, नॉट डू। तो इसमें पूछ लेगा फर्स्ट ऑप्शन क्या है, कट एंड ऑप्टिमाइज द एसएलआर। एसएलआर अगर कट कर दिया जाए, स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो अगर कम कर दिया जाए तो बैंकों के पास क्या आ जाएगा, पैसा ज्यादा आ जाएगा, मतलब लिक्विडिटी फ्लो ज्यादा आ जाएगा। मॉनेटरी की जो पैसे होंगे लोगों इसके बैंकों के पास ज्यादा आ जाएंगे। तो ये चीज क्या करेगा, मार्केट में इसका पैसा ज्यादा फैल जाएगा, राइट। तो एसएलआर कम करने से एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी है, यानी एक्सपेंशन करना है, ठीक है, ग्रोथ बढ़ानी है, लिक्विडिटी फ्लो बढ़ाना है। तो क्या करेगा आरबीआई, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी में अडॉप्ट तो कर रहा है, साथ में ये चीज कर रहा है, बट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्या नहीं करना है, आरबीआई क्या नहीं करेगा। तो एसएलआर तो करेगा, तो ये आपका ऑप्शन जैसे ही फर्स्ट एलिमिनेट होता है, आप एलिमिनेशन टेक्निक से ऑब्वियसली इस क्वेश्चन को कर देंगे। बट ज्यादातर बच्चों ने क्वेश्चन गलत किया, रीजन पढ़ा नहीं क्वेश्चन को अच्छे से, ठीक है। तो इसमें आपका सेकंड ऑप्शन जो है उसे बोला गया कि इंक्रीज द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट। अगर एमएसएफआर अगर बढ़ा दिया जाए, ठीक है, तो बैंकों के पास कम पैसा आएगा। रीजन, जब बैंकों को शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट होती है इमरजेंसी में, ठीक है, लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट जो होता है आरबीआई, आरबीआई के पास जाते हैं ये कि हमें पैसा दे दीजिए, ठीक है, एसएलआर की कुछ लिमिट निकालिए आप अपना, बट ये आपने क्या करें, अब एसएलआर की लिमिट कितनी है, उससे आप एक्स्ट्रा पैसा निकालना चाहते हैं तो पेनल रेट लगेगा, मतलब पेनल्टी लगेगी आप पे। जो रेपो रेट है उससे कुछ ना कुछ ज्यादा ही होता है आपका, ठीक है, एमएसएफआर। तो इससे क्या होगा, बैंकों को जो इंटरेस्ट रेट जो पड़ेगा वो ज्यादा पड़ेगा, तो ये मार्केट में देंगे ही नहीं और ये लेंगे ही नहीं, क्या पता, इमरजेंसी फंड इनको चाहिए ही नहीं, राइट। तो ये चीज कभी कभी रिक्वायरमेंट होती है बैंकों को, बट जब चाहिए ही नहीं और ये महंगा पड़ रहा है तो बैंक क्या करेंगे, महंगा लोन देंगे। तो उससे क्या होगा, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी नहीं होगी। कौन सी होगी, कॉन्ट्रैक्शन पॉलिसी, ठीक है, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी। बट करना क्या है, इसने पूछा है वुड नॉट डू, तो सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाता है। थर्ड ऑप्शन है कट द बैंक रेट एंड रेपो रेट। जैसे ही रेपो रेट कम कर दिया, जैसे गवर्नमेंट ने अभी अपना आरबीआई ने अभी रेपो रेट कम किया है, तो इससे क्या होगा, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी, ठीक है। तो आपका थर्ड ऑप्शन भी वैसे रियल में सही है, बट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, वुड इट नॉट डू, तो सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए आपका देख लीजिए, आपका डिटेल में मैंने एक्सप्लेनेशन आपको प्रोवाइड कर रखी है, पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में जाके देखिए, टेलीग्राम में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये पीडीएफ मिल जाएंगी। तो फर्स्ट आपका इनकरेक्ट है ऑब्वियसली, सेकंड आपका करेक्ट हो जाता है। तो ये मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियोस में ही बता रखा है कि कॉन्ट्रैक्शन पॉलिसी है, एक्सपेंशन पॉलिसी है। अगर सीआरआर इंक्रीज कर दिया गया तो कॉन्ट्रैक्शन पॉलिसी हो गया, एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है, एक्सपेंशनरी पॉलिसी है तो डिक्रीज करना पड़ेगा एसएलआर, रेपो रेट, एमएसएफ और आपका एसएलआर, ठीक है, राइट। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द वेटेज ऑफ द फूड इन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज हायर देन इन होलसेल प्राइस इंडेक्स डब्ल्यूपीआई। अब क्या बोल रहा है कि डब्ल्यूपीआई, अब ऑब्वियसली बात है जो डब्ल्यूपीआई है वो काम कैसे करता है, बी टू बी, बिजनेस टू बिजनेस करता है, ठीक है। यानी आप होलसेल में जब बल्क में आप क्वांटिटी उठाते हैं तो देखा ना आपकी आपको सस्ती पड़ती है, और कंज्यूमर क्या करता है कि बल्क में थोड़ी ना उठा सकता है, तो वो कम रेट पे रिटेल इन्वेस्टमेंट करेगा ना, कि शॉप से लेगा, रिलायंस से लेगा, ये वाली चीज करता है। तो क्या कर रहा है कि वेटेज ऑफ फूड इन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज हायर देन डब्ल्यूपीआई, ये बात सही है, और 50% का डिफरेंस है मिनिमम। देन आता है डब्ल्यूपीआई डज नॉट कैप्चर चेंजेस इन द प्राइस ऑफ सर्विसेज, जब सर्विसेज को ये काउंट ही नहीं करता, तो ये बात तो सही है, तो ये स्टेटमेंट भी आपकी सही हो जाती है, सीपीआई करती है ये चीज। थर्ड स्टेटमेंट है द आरबीआई हैज नाउ अडॉप्टेड द डब्ल्यूपीआई, जबकि आपको पता है कि 2014 के बाद आरबीआई किसको अडॉप्ट कर रखा है, सीपीआई कंबाइंड को अडॉप्ट कर रखा है 2014 में। मेजर द इन्फ्लेशन एंड डिसाइड ऑन चेंजिंग द की पॉलिसी रेट्स, पॉलिसी रेट में कितने चेंजेस लाने हैं। पॉलिसी रेट का मतलब क्या होगा आपका, रेपो रेट, याद रखना, पॉलिसी रेट रेपो रेट, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है, क्यों, क्योंकि डब्ल्यूपीआई पे डिपेंड नहीं करेगा, ये करेगा सीपीआई कंबाइंड पे,
ठीक है, ये हमने डिस्कस कर ही लिया है। तो थर्ड स्टेटमेंट गलत हो गई, आपका ऑप्शन क्या आ गया, ए ऑप्शन इज द राइट वन। डिटेल एक्सप्लेनेशन मैंने आपको प्रोवाइड कर ही रखी है, वो आपको क्या करना है, बस डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल से आपको डाउनलोड कर लेनी है। सारे आपके पीवाईक्यूज अच्छे से डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में प्रोवाइड कर रखे हैं। देन ये आपको एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट है विद रेफरेंस टू ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स ट्रिम्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ये है क्या ट्रिम्स, ये सबसे बड़ी चीज इंपॉर्टेंट है। 1995 में WTO याद रखना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसमें क्या करते हैं 1995 में जो उसकी उरुग्वे में मीटिंग हुई उसमें क्या डिसाइड किया गया कि हम ट्रिम्स लेके आएंगे, यानी ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स लेके आएंगे। इसमें क्या होगा कि सबको, जो फॉरेन कंट्री के जो आ रहे हैं गुड्स सर्विसेज, उनको भी इंक्लूड किया जाए। सर्विसेज नहीं है, गुड्स ओनली, ठीक है, ओनली गुड्स, ठीक है, गुड्स में ट्रेड करेगा, उनके साथ इक्वल ट्रीटमेंट किया जाए, ठीक है, इक्वल ट्रीटमेंट किया जाए। यानी क्या फोकस किया जा रहा है इसमें कि ट्रेड डिस्टोर्शन ना आए, ठीक है। और बट ये चीज याद रखनी है, कोई भी इन्वेस्टमेंट जो पॉलिसीज हैं किसी भी गवर्नमेंट की, किसी भी कंट्री की, वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। इन्वेस्टमेंट पॉलिसी का मतलब क्या होगा, जो इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है। देखते हैं ना आप कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल कैपिटल वाला, जो ये चीज नहीं इंक्लूडेड है, जबकि गुड्स का है इसमें, ठीक है। क्या बोला कि ट्रेड का जो वो डिस्टोर्शन है वो ना आए, मेन चीज ये याद रखनी है, सबको इक्वली ट्रीट करना है, जबकि होता नहीं है ऐसा। तो बोल रहा है कि क्वांटिटेटिव restrictions on import by foreign investor are prohibited, बिल्कुल सही बात है, ठीक है, इस चीज को प्रोहिबिटेड किया जाए। Then they apply to invest measures related to trade in both goods and services। मैंने आपको क्या बताया कि गुड्स में तो है, जबकि सर्विसेज में नहीं है, तो सेकंड ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाता है। तो एलिमिनेट करते ही आपका ऑप्शन आ चुका है, सी ऑप्शन इज राइट वन। देन है दैट दे आर नॉट कंसर्न विद द रेगुलेशन ऑफ द फॉरेन इन्वेस्टमेंट। मैंने बताया ना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट में कोई रेगुलेशन नहीं है, वो क्योंकि कैपिटल इन्वेस्ट हो रहा है, ना कि गुड्स आ रही हैं, राइट। तो थर्ड स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है। देन आपका ऑप्शन क्या आ गया निकला इसमें, सी ऑप्शन इज राइट वन। तो आपने देख लेना है, फर्स्ट सही है आपका, थर्ड सही है। ट्रिम्स क्या करता है आपका, एग्रीमेंट किस में करता है, गुड्स में करता है, ना कि सर्विसेज में। चलिए चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी आफ्टर द 1991 इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 1991 के लिबरलाइजेशन के बाद क्या क्या चेंजेस आए हैं। वर्कर की प्रोडक्टिविटी जो 2004-5 में थी वो इंक्रीज हुई है अर्बन एरियाज में, व्हाइल इट डिक्रीज इन रूरल एरियाज। दोनों एरियाज में 1991 के रिफॉर्म्स के बाद दोनों एरियाज में, अर्बन और रूरल दोनों में ही इंक्रीज हुई है, ठीक है। नो डाउट अर्बन में ज्यादा हुई है, बट रूरल में भी हुई है, ना कि घटी है रूरल में। तो ये आपकी स्टेटमेंट गलत हो जाती है। फर्स्ट स्टेटमेंट जैसे ही गलत हुई, दो ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो चुके हैं। सेकंड स्टेटमेंट, द परसेंटेज एज शेयर ऑफ रूरल एरियाज इन द वर्कफोर्स स्टीडली इंक्रीज। जो परसेंटेज शेयर है रूरल एरियाज में, अब आप देखेंगे कहां माइग्रेट कर रहे हैं रूरल एरियाज वाले लोग, अर्बन एरियाज में, है ना। बट क्या बोल रहा है इसमें, स्टीडली इंक्रीज होने लगी है, लगातार इंक्रीज होती जा रही है, नहीं, इंक्रीज नहीं हो रही है। तो आपका सेकंड ऑप्शन गलत हो जाता है। तो सेकंड ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया आपका। बच गया क्या, थर्ड एंड फोर्थ। इन रूरल एरियाज द ग्रोथ इन नॉन फार्म इकोनॉमी इंक्रीज। यस, क्योंकि जो फार्म, एक जो लैंड पार्सल है वो तो बढ़ेगा नहीं, लिमिटेड ही है, लोग बढ़ते जा रहे हैं और लैंड पार्सल जो है वो आपका घटता जा रहा है। तो इससे क्या होगा, नॉन फार्मर एक्टिविटीज पे ज्यादा फोकस किया जा रहा है, ठीक है। तो ये बात सही है। देन द ग्रोथ रेट इन रूरल एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज। ग्रोथ रेट रूरल एम्प्लॉयमेंट में डिक्रीज हुई है, क्योंकि माइग्रेट ज्यादातर क्या कर रहे हैं, आपके अर्बन एरियाज में कर गए। तो ये स्टेटमेंट सही है। तो आपकी थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट भी सही है, नो डाउट। इसको आप क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना, थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन है, मॉडरेट टू टफ क्वेश्चन है, बट अटेम्प्ट कैसे करना है वो तरीका होना चाहिए। कि आपने देखा कि वर्किंग प्रोडक्टिविटी, वर्कर्स की जो प्रोडक्टिविटी है तो वो तो बढ़ेगी, ठीक है, जबकि परसेंटेज जो एरियाज में, जो रूरल एरियाज में जो लोग है, वर्कफोर्स है, वो माइग्रेट करती जा रही है, ये बात सही है। जबकि कह रहा है कि ये इंक्रीज हुई है, जबकि रूरल एरियाज के लोग माइग्रेट कर रहे हैं वर्किंग, ठीक है। और जो ग्रोथ है नॉन फार्मिंग, ये इंक्रीज हुई है, ये थर्ड स्टेटमेंट सही है। तो फोर्थ क्या है, जो ग्रोथ रेट और रूरल एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज, ठीक है, रूरल एम्प्लॉयमेंट में डिक्रीज हुई है, क्योंकि जो एरियाज मेनली आप देखें ना, रूरल एरियाज में किस पे फोकस कर रहे हैं, एग्रीकल्चर पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, है ना, एग्रीकल्चर में ज्यादा ध्यान रहता है, प्राइमरी एक्टिविटीज पे ज्यादा फोकस रहता है। बट इसमें क्या कर रहा है, रूरल एम्प्लॉयमेंट, तो रूरल एम्प्लॉयमेंट तो डिक्रीज हुई है, क्योंकि अर्बन एरियाज में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं लेबर्स के पास, ठीक है। तो फोर्थ स्टेटमेंट भी आपकी सही है, थर्ड एंड फोर्थ इसकी सही है। तो आपकी फर्स्ट एंड सेकंड इनकरेक्ट है। डिटेल में देखना हो आप देख सकते हैं, परसेंटेज बेसिस पे बताया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स पॉलिसीज वर अफेक्टिंग द प्राइस ऑफ राइस इन इंडिया
इन रिसेंट पास्ट कौन कौन सी पॉलिसीज हैं, फैक्टर्स हैं जो राइस के जो प्राइसेस हैं वो उस पर अफेक्ट करती है। सबसे पहले मिनिमम स्पॉट प्राइस, ऑब्वियसली द मिनिमम स्पॉट प्राइस राइस पे वैलिड है, ठीक है। मिनिमम स्पॉट प्राइस क्या करती है, गवर्नमेंट कहती है कि इस कॉस्ट से नीचे आपको ये प्रोडक्ट नहीं बेचना है, ये राइस हो गया, सीरियल्स हो गए, कुछ भी आपको नहीं बेचना है, एमएसपी है ये। अगर इससे नीचे इतना है तो वो आप गवर्नमेंट को दे सकते हैं, गवर्नमेंट प्रोक्योर कर सकती है ये। गवर्नमेंट ट्रेडिंग, गवर्नमेंट में ट्रेडिंग करती है, ऑब्वियसली पॉलिसीज फैक्टर्स हैं, ये पॉलिसी डिपेंड करती है, ये चीज जो अफेक्ट करती है राइस का प्राइस। अब गवर्नमेंट का स्टॉक पिलिंग्स, अब गवर्नमेंट के पास लिमिटेड कोल्ड स्टोरेज है, लिमिटेड क्या है, जो स्टोर करने वाले जो एरियाज हैं वो कम है, तो ये चीज तो सही है कि गवर्नमेंट स्टॉक पिलिंग्स कर सकती है, क्योंकि प्राइस अब डिमांड ज्यादा है, ठीक है, और क्या नाम है, राइस की जो क्वांटिटी है वो कम है, तो इससे क्या होगा, राइस के प्राइस बढ़ जाएंगे। तो ये चीज भी तो गवर्नमेंट को देखनी है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, स्टॉक पिलिंग्स करती है। देन आता है कंज्यूमर सब्सिडीज, कंज्यूमर को भी सब्सिडीज प्रोवाइड की जाती है। तो इसके चारों ऑप्शंस आपके सही हो जाएंगे। ये ज्यादा डिटेल वाला क्वेश्चन नहीं है, इसमें तो बेसिक आपको नॉलेज है, तो इस क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें आपके चारों ऑप्शन सही हो जाएंगे। मिनिमम स्पॉट प्राइस, ऑब्वियसली आपका जो एक प्राइस फ्लोर है आपको, जिसमें फार्मर्स को प्रोवाइड किया जाता है, अगर प्राइस क्रैश हो जाए तो देखो, प्राइस क्रैश होंगे तभी तो एमएसपी लेंगे ना फार्मर्स, बट ऑलरेडी ज्यादा मिल रहा है उसको मार्केट में वो रेट, तो ऑब्वियसली मार्केट में सेल आउट करेगा वो, राइट। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विद रेफरेंस टू द केमिकल फर्टिलाइजर्स इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एट प्रेजेंट रिटेल प्राइस ऑफ द केमिकल फर्टिलाइजर इज मार्केट ड्रिवन एंड नॉट एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट इस पे देती है सब्सिडीज, जो आप फर्टिलाइजर्स हैं उन पे, तो इसमें बोल रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटेड नॉट बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट तो एडमिनिस्ट्रेशन करती ही नहीं है, जबकि करती है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका एलिमिनेट कर हो चुका है, तो फर्स्ट आपका एलिमिनेट, तो आपके पास दो ऑप्शन बच गए। अमोनिया विच इज इनपुट ऑफ यूरिया इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम नेचुरल गैस, ऑब्वियसली आपकी कलरलेस गैस है ये, और आपको ही पता है नेचुरल गैस से ही इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आप, सेकंड स्टेटमेंट आपकी सही होगी। थर्ड है सल्फर विच इज अ रॉ मटेरियल फॉर फॉस्फोरिक एसिड फर्टिलाइजर, फॉस्फोरिक एसिड का फर्टिलाइजर के लिए सल्फर की जो रिक्वायरमेंट है, नो डाउट ये आपका पॉल्यूशन क्रिएट करती है, बट फर्टिलाइजर भी चाहिए, तो इज बाय प्रोडक्ट ऑफ ऑयल रिफाइनरीज, ऑयल रिफाइनरीज को इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है, तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर ही रखी है। नेक्स्ट है, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन कंसिडर एज पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर, पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर पूछा गया है, ठीक है। पब्लिक इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि अगर फार्मर एक्टिविटीज में प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करनी है, प्रोडक्शन इंक्रीज करना है, ठीक है, प्रोडक्शन इंक्रीज करना है, पॉलिसीज लेके आनी है, तो उसको बोलते हैं पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर, ठीक है, लॉन्ग टर्म होती है इन्वेस्टमेंट, राइट। तो अब आप बताइए इसमें कौन कौन सा होगा, फिक्सिंग मिनिमम स्पॉट प्राइस फॉर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ऑफ ऑल क्रॉप्स, बताइए। सेकंड आपका कंप्यूटराइजेशन ऑफ द प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट। थर्ड ऑप्शन है सोशल कैपिटल डेवलपमेंट। मैंने आपको क्या बताया कि कैपिटल का इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, उसी को बोलेंगे पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को, ठीक है। तो इसमें क्या होगा आपका, फिक्सिंग मिनिमम स्पॉट प्राइस क्या होता है, चेंजेस होता रहता है, फिक्स होता रहता है, नो डाउट, बट ये आपका पब्लिक इन्वेस्टमेंट का पार्ट नहीं है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट हो गई गलत। कंप्यूटराइजेशन ऑफ द प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट, कंप्यूटराइजेशन करना यानी कैपिटल की इन्वेस्टमेंट हो रही है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहे हैं, पॉलिसीज लेके आ रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट भी सही है, तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी सही हो गई। थर्ड है आपका क्या, सोशल कैपिटल डेवलपमेंट, सोशल कैपिटल डेवलपमेंट करनी है, वही लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो ये भी सही हो गई। फ्री इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई शॉर्ट टर्म है और इसके लिए लोन प्रोवाइड करना पड़ता है, सब्सिडीज देते हैं, तो ये आपका क्या है, कैपिटल इनपुट नहीं है, ठीक है, प्रोडक्टिविटी पे फोकस नहीं है ये चीज। फोर्थ आपका रॉन्ग हो गया, ये सेम फोर्थ की तरह ही आपका फिफ्थ ऑप्शन भी, वेवर ऑफ एग्रीकल्चर लोन बाय द बैंकिंग सिस्टम, ये भी आपका गलत हो गया। देन है सेटिंग अप कोल्ड स्टोरेज, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्टिविटी फोकस किया जा रहा है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म के लिए बाय द गवर्नमेंट, तो ये आपकी स्टेटमेंट सही हो जाती है। तो आपका सेकंड सही हो गया, थर्ड सही हो गया, सिक्स सही हो गया। सेकंड, थर्ड एंड सिक्स कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है आपको, सी ऑप्शन इज राइट वन, ठीक है। ऐसे इन क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है, डन। चलो डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको दे ही रखी है। नेक्स्ट है, अंडर द किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम शॉर्ट टर्म क्रेडिट सपोर्ट इज गिवन टू फार्मर फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पज, किस पर्पज के लिए दी जाती है। सबसे पहली चीज आपको पता होना चाहिए, ऑब्वियसली किसान क्रेडिट कार्ड कब आया था आपका, 1998
से लेकर 1999 बजट में इसको अनाउंस किया गया था। अब ये चीज किसके लिए चाहिए? शॉर्ट टर्म क्रेडिट प्रोवाइड करना है उनको, शॉर्ट टर्म क्रेडिट। अब इमरजेंसी है उनको, भाई क्या नाम है, पोस्ट हार्वेस्ट, प्री हार्वेस्ट और इवन हार्वेस्ट के टाइम में भी उनको पैसा चाहिए होता है किसानों को, तो उस पैसे की रिक्वायरमेंट के लिए इनको शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट है ये, ठीक है, लॉन्ग टर्म नहीं है। तो कौन कौन से हैं? वर्किंग कैपिटल फॉर मेंटेनेंस ऑफ फार्म एसेट, वर्किंग कैपिटल, देन अ परचेज ऑफ कंबाइन हार्वेस्ट, ट्रैक्टर, मिनी आपका ट्रक्स, तो ये तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो गया ना। मांग क्या रहा है? शॉर्ट टर्म क्रेडिट चाहिए, शॉर्ट टर्म क्रेडिट थोड़ी ना, ये तो लॉन्ग टर्म क्रेडिट है। ये आपकी स्टेटमेंट होगी गलत। जैसे ही आपकी सेकंड स्टेटमेंट गलत होती है तो आपका कौन सा ऑप्शन हो गया? अपने आप ही आ गया 1, 3 एंड 4। कंजम्पशन ऑफ रिक्वायरमेंट फॉर फार्म हाउस होल्ड, बताइए कंजम्पशन है रिक्वायरमेंट की फार्म हाउस होल्ड में, शॉर्ट टर्म है। पोस्ट हार्वेस्ट एक्सपेंसेस, शॉर्ट टर्म है। कंस्ट्रक्शन ऑफ द फार्मिंग हाउस, फैमिली हाउस बना रहे हैं ये, एंड सेटिंग ऑफ द विलेज कोल्ड स्टोरेज, ये क्या है? लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म तो नहीं है ये, तो ये भी आपकी गलत हो जाती है स्टेटमेंट। तो आपकी कौन सी होगी? फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट आपकी सही हो जाएगी। कौन सा ऑप्शन आ गया? बी ऑप्शन इज राइट वन। ये ऐसे करने हैं क्वेश्चन, बहुत इजी होते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो अगर आप एलिमिनेशन से भी करके देखेंगे तो इजीली अटेम्प्ट हो जाते हैं क्वेश्चन, राइट। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ ऑल सीरियल्स, pulses and oil seeds, the procurement at minimum spot price is unlimited in any state, UTs or India। अब आप खुद ही सोच के देखिए, एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, कैसे? एट मिनिमम स्पॉट प्राइस ऑल, ठीक है, और इसमें क्या बोल दिया? अनलिमिटेड टू एनी स्टेट, यूटीज ऑफ इंडिया। अब गवर्नमेंट के पास लिमिटेड ही पैसा है, लिमिटेड ही इन्वेस्ट कर सकती है एग्रीकल्चर सेक्टर में, या किसी को हेल्प करनी है, फॉर एग्जांपल फार्मर्स को हेल्प करनी है, वेवर कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई फ्री में दे दी, ठीक है, सोलर की जो सब्सिडीज दे रही हैं, फर्टिलाइजर पे आपको सब्सिडी मिल रही है, वो चीज़ दे दिया, वो चीज़ ठीक है, बट बोल रहा है कि अनलिमिटेड इन एनी स्टेट एंड यूटीज। कोल्ड स्टोरेज इतनी फैसिलिटीज नहीं है, स्टोरेज कर ही नहीं सकते इतनी फैसिलिटीज, तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो गई क्योंकि एक्सट्रीम स्टेटमेंट है ये। देन इन केस ऑफ सीरियल्स, पल्सेस एंड एमएसपी इज फिक्स्ड इन एनी स्टेट, फिर से एक्सट्रीम है, टू विच द मार्केट प्राइस विल नेवर राइज। बोला कि मार्केट प्राइस इससे ज्यादा बढ़ ही नहीं सकता, जबकि ये स्टेटमेंट अपने आप में ही गलत हो गई, ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट जैसी आपकी गलत हुई तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? डी ऑप्शन इज राइट वन। आप इसमें देखेंगे क्योंकि एमएसपी इज ए फ्लोर प्राइस है, बट मार्केट प्राइस कैन स्टिल फॉल बिलो इट, बट आप क्या करेंगे? जैसे ही पैसा गिरा, मार्केट प्राइस गिरा, तो आप कहां जाएंगे? गवर्नमेंट के पास जाएंगे एमएसपी पे। तो बोल रहा है कि नॉट एमएसपी जो है लीगली बाइंडिंग नहीं है डिफरेंट स्टेट्स में, तो मार्केट प्राइस ड्रिवन बाय डिमांड एंड सप्लाई एंड कैन गो अबव बिलो एमएसपी। जबकि फॉर एग्जांपल अगर बम्पर हार्वेस्ट हो रही है, डिमांड कम है, तो मार्केट प्राइस में फॉल बिलो एमएसपी, बट ये हर स्टेट में ही एलिजिबल नहीं है, कुछ स्टेट्स में है एलिजिबिलिटी, क्योंकि मैंने बताया ना गवर्नमेंट के पास पैसा इतना नहीं है कि हर जगह हर फील्ड में ये चीज की जा सके। इसमें भी यही बोला गया है, हेंस नॉट ऑल फार्मर अक्रॉस इंडिया बेनिफिट इक्वली, मेकिंग द प्रोसेस ओनली पार्शली ओपन एंडेड इन रियलिटी, राइट। तो इस टाइप से आपको इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट समटाइम्स जो होगा फाउंड इन न्यूज, तो ये क्वेश्चन आपको न्यूज में आपने काफी बार देखा होगा, ठीक है। यूएस बेस्ड है, इसको डिटेल में देखने के लिए मैंने आपको प्रोवाइड कर रखा है। सबसे पहली चीज समझिए, क्रूड ऑयल के ट्रेडिंग के लिए 160 टाइप ऑफ क्रूड ऑयल्स होता है, ठीक है, बट दो टाइप के आपके मेजर ग्लोबल बेंचमार्क्स रखे गए हैं। एक तो आपका वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट, सेकंड आपका ब्रेंट क्रूड, ठीक है। वेस्ट टेक्सास रहेगा एक्सट्रैक्शन जो यूएस वाले बेस्ड रहते हैं, सेकंड एक्सट्रैक्शन फ्रॉम द नॉर्थ सी, जैसे यूके यूरोप वाली कंट्रीज होगी। तो बेंचमार्क है यूएस ऑयल प्राइसेस वाला, और ये बेंचमार्क आपका ओपेक वाला, ग्लोबल ऑयल प्राइसेस वाला। तो ये याद रखना, ब्रेंट क्रूड आ जाए या आपका वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट आ जाए, तो किससे रिलेटेड है? आपका क्रूड ऑयल से रिलेटेड है, तो आपको याद रख लेना है ए ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है। वन लाइनर क्वेश्चन है, स्टैटिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू विड्रॉ 1 लाख इन कैश फ्रॉम योर डीमैट, आपका डिमांड डिपॉजिट अकाउंट एट योर बैंक, द इमीडिएट इफेक्ट क्या होगा कि एग्रीगेट मनी सप्लाई इन इकोनॉमी क्या होगा? मनी सप्लाई बढ़ेगा, घटेगा, मेंटेन रहेगा, या क्या होगा? इंक्रीज इट बाय मोर देन 1 लाख। क्या होता है कि फॉर एग्जांपल डिमांड डिपॉजिट अकाउंट है, बैंक के पास आपका क्या है? सेविंग अकाउंट, डिमांड डिपॉजिट अकाउंट, यानी आपका फॉर एग्जांपल करंट अकाउंट लगा लीजिए, ठीक है। इसमें जितना ही पैसा होता है ये आपका कैसा मनी होता है? M1,
ठीक है, M1 होता है, मतलब आप कभी भी बैंकों से पैसा ले निकाल सकते हैं अपना, ठीक है, कैश फ्लो कभी भी आप निकाल सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि बोल रहा है कि मनी जो सप्लाई है, इफेक्ट क्या पड़ेगा इसका, बढ़ेगा, घटेगा या इंक्रीज होगा। अब आप खुद ही सोच के देखिए बेसिक कंसेप्ट से ही, अगर आरबीआई ने न्यू करेंसी छापी ही नहीं है, ठीक है, मनी है ही नहीं, बस किया क्या, बैंकों में था ये पैसा, जब जरूरत थी उसने निकाल लिया, क्या इससे इंक्रीज होगा, कोई चेंज आएगा? जबकि इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, क्योंकि वही 1 लाख रुपए हैं, वो उसने बस बैंक अकाउंट में डाल रखे थे, रिक्वायर्ड जब उसको जरूरत थी उसने वो निकाल लिए। तो ये चीज सर्कल ऐसे है, ठीक है, कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। तो इसको क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट पे, ये बताइए रखा है एफडीज आपका M1 है, नैरो मनी है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंट इन टर्म आपका, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट इन टर्म ऑफ, क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जब बैंक क्या करता है कि फॉर एग्जांपल किसी को, कंपनी ने क्या मांगा है, पैसा मांगा है बैंकों से, तो गवर्नमेंट क्या देखती है, सॉरी आपके बैंक क्या देखते हैं, आईसीआर देखता है, यानी आपका क्या है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो देखती है। इसमें क्या होता है, सबसे पहली चीज ये देखी जाती है कि जो अर्निंग बिफोर, जो अर्निंग होगी बिफोर आपका टैक्स एंड इंटरेस्ट, डिवाइडेड बाय जो इंटरेस्ट देना है, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस हैं उनको देखेगी। अगर तो ये ज्यादा है, आईसीआर बढ़िया है, तो बढ़िया क्वालिटी है, मतलब उस कंपनी की जो एफिशिएंसी है, जो प्रॉफिट है वो ज्यादा है, यानी वो इंटरेस्ट रेट टाइम पे चुका सकता है। बट अगर आईसीआर कम है, ठीक है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अगर कम है, तो चांसेस ये हैं कि उस कंपनी का कभी भी दिवालिया भी निकल सकता है, आपको इंटरेस्ट रेट के साथ साथ क्या पता आपका प्रिंसिपल अमाउंट भी डूब जाए। तो इसमें पूछ रहा है कि फर्म ऑफ इंडिया क्या बोल रहा है कि इंपॉर्टेंस क्या है, इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द प्रेजेंट रिस्क ऑफ फर्म दैट ए बैंक इज गोइंग टू गिव ए लोन टू। यस, ये चीज चेक करता है। सेकंड है, इट हेल्प इन इवेल्युएटिंग द इमर्जिंग रिस्क ऑफ फर्म दैट ए बैंक इज गोइंग टू गिव ए लोन, ये बात भी सही है। थर्ड स्टेटमेंट है, द हायर ए बोरिंग फर्म लेवल द इंटरेस्ट रेट रेशियो, अगर ये हायर है, द वर्स इज द एबिलिटी टू सर्विस इट्स डेट। नो, अपोजिट था, मैंने बताया ना, आईसीआर अगर ज्यादा है तो वो जल्दी ज्यादा इंटरेस्ट देगा ना, उस प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है उसको, अर्निंग उसकी अच्छी हो रही है, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये अपोजिट है ये चीज। तो ये आपकी स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट जैसे ही गलत हुई ऑप्शन एलिमिनेट करेंगे, बट आपकी फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट सही हो चुकी है, ए ऑप्शन आपका आ चुका है। तो ये फॉर्मूला अगर आपको पता होता तो इस क्वेश्चन को इजीली अटेम्प्ट कर देते, आईसीआर इज इक्वल टू अर्निंग बिफोर टैक्स एंड आपका इंटरेस्ट रेट डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन टर्म ऑफ शॉर्ट टर्म क्रेडिट डिलीवरी टू एग्रीकल्चर सेक्टर। डिस्ट्रिक्ट सेंटर कोऑपरेट बैंक्स जो डीसीसीबीज होते हैं डिलीवर मोर क्रेडिट इन कंपैरिजन टू शेड्यूल कमर्शियल बैंक एंड रीजन रूरल बैंक्स। नो, ये स्टेटमेंट अपने आप में गलत है, क्योंकि जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक है वो ज्यादा एग्रीकल्चर सेक्टर्स को देते हैं, डेडिकेटेड होता है, क्योंकि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग इनको प्रोवाइड करनी होती है, आरआरबी को भी ज्यादा प्रोवाइड करनी होती है, सबसे ज्यादा आपका शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स देते हैं। तो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो गई। सेकंड है, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन क्या है डीसीसीबीज का, टू प्रोवाइड फंड टू द प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी को नो डाउट ये प्रोवाइड करता है, तो ये बोला कि वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन, ये स्टेटमेंट सही है, जबकि आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट गलत हो जाती है, जबकि जो आपका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही आ जाएगा। तो मैंने आपको बता ही रखा है, फर्स्ट में आपको होता है कि शेड्यूल कमर्शियल बैंक ज्यादा देते हैं, देन आपका रूरल कोऑपरेटिव, देन आपका कौन सा होता है, रीजन रूरल बैंक्स पैसा देती हैं किसको, प्राइमरी सेक्टर्स को। देन आपने देखा सेकंड स्टेटमेंट सही है, उसके ऑप्शन क्या है, ऑपरेट द एट डिस्ट्रिक्ट लेवल एट 3 आपका जो टायर्स होते हैं उसमें, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, डिस्ट्रिक्ट, देन आपका प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। तो इसका मेन फंक्शंस, जो वन ऑफ मेन फंक्शन क्या हो जाएगा, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी में पैसा प्रोवाइड देना, ठीक है। तो प्रोवाइड लोन देती है टू पीएसईज आर डायरेक्टली टू पब्लिक, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट सही होगी, फर्स्ट आपकी रॉन्ग हो गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी नॉन फाइनेंशियल डेट, नॉन फाइनेंशियल डेट बेसिकली होता क्या है ये समझो, जो आपका लोन होता है फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए हो, ठीक है, जो लोन फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए हो, मतलब फाइनेंशियल सर्विस का जो बिजनेस करते हो, ठीक है, जैसे बैंकिंग या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वाले, अगर वो चीज है तो होगा फाइनेंशियल डेट। इसने बोला कि नॉन फाइनेंशियल डेट है, तो वो किस चीज का हो सकता है, हाउसिंग हो सकता है, गवर्नमेंट लोन ले सकती है, क्योंकि फाइनेंशियल एक्टिविटीज नहीं है वहां पर, तो हाउसिंग लोन ओन्ड बाय हाउस होल्ड ये होगा, अमाउंट आउटस्टैंडिंग ऑन क्रेडिट कार्ड्स ये भी होगा,
ट्रेजरी बिल्स क्या हो गया आपके, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, तो ये भी होगा, क्योंकि इसने बोला कि नॉन फार्मिंग डेट है, नॉन फाइनेंशियल डेट है। फाइनेंशियल डेट है मींस आपका किससे है, बैंकिंग सेक्टर से, जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं उनसे हो गया। तो आपका नॉन फाइनेंशियल में कौन से आ गए, यूजिंग द कोड कौन से हो गए आपके, तीनों हो गई, तो आपका डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट से आपको पता चल जाएगा फाइनेंशियल डेट और नॉन फाइनेंशियल डेट। फाइनेंशियल डेट्स वो होते हैं जो लोन फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए दिया जाता है, ठीक है, ना कि बिजनेसेस के लिए, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट आपकी, विद रेफरेंस टू द एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड इट्स मेजर करेक्टरिस्टिक, कौन सी मेजर करेक्टरिस्टिक है बताइए। इट इज द इन्वेस्टमेंट थ्रू द कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स एसेंशियली इन ए लिस्टेड कंपनी, क्या ऐसा है, अनलिस्टेड कंपनी में भी कर सकता है, लिस्टेड कंपनी में करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, मोर देन 10% रहेगा, अदरवाइज ये क्या बन जाएगा, एफपीआई, एफआईआई। इट इज लार्जली नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल फ्लो, बताइए नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल फ्लो है ये, डेट क्रिएटिंग, नॉन डेट क्रिएटिंग का मतलब क्या होगा बताइए। डेट क्रिएटिंग का मतलब है किसी ने इन्वेस्ट नहीं किया है, उधार दिया है, डेट क्रिएट हो गया है, प्रिंसिपल अमाउंट साथ साथ इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। इसने बोला कि इट इज लार्जली नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल फ्लो, यस, क्योंकि ये क्या कर रहा है, किसी भी कंपनी में, इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है, बदले में क्या ले रहा है, शेयर ले रहा है, प्रॉफिट ले रहा है, तो ये स्टेटमेंट सही हो गई। तो वैसे तो आपका बी ऑप्शन आ चुका है, बट थर्ड एंड फोर्थ देख लेते हैं। इट इज एन इन्वेस्टमेंट दैट इन्वॉल्व्स डेट सर्विसेज, डेट सर्विसेज का मतलब क्या होगा भाई, प्रिंसिपल अमाउंट भी दो, इंटरेस्ट रेट पे हम आपको पैसा देंगे, तो उधार हो गया ना वो तो, जबकि ये नॉन डेट क्रिएटिंग है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट किया जा रहा है इंडियन कंपनीज में या जो एमएनसीज है उनमें, क्यों, क्योंकि शेयर चाहिए उनको। इट इज द इन्वेस्टमेंट मेड बाय फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये भी स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से आप क्या कर रहे हैं एट द एंड, कोई शेयर थोड़ी ना ले रहे हैं, आपने क्या किया, इन्वेस्टमेंट की, बदले में आपने क्या लिया, इंटरेस्ट रेट लिया, और सेम आपका प्रिंसिपल अमाउंट लिया। तो आपका सेकंड स्टेटमेंट ही इसमें सही होगी, बी ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। देन आता है आपका गोल्ड ट्रेंच, रिजर्व ट्रेंच रेफर्स टू, ये पता होना चाहिए आपको क्या होता है, कि फॉर एग्जांपल अब ये है आईएमएफ का, सबसे पहली चीज तो आईएमएफ दिखते तो आपका ऑप्शन आ चुका है फोर्थ, ए क्रेडिट सिस्टम ग्रांट बाय आईएमएफ टू इट्स मेंबर। आईएमएफ क्या करता है, अपने मेंबर्स को ग्रांट देता है, एक गोल्डन ट्रेंच देता है, रिजर्व ट्रेंच देता है। इसमें होता क्या है कि मेंबर कंट्रीज पैसा डालती है किसमें, आईएमएफ में, ठीक है, कोटा सिस्टम होता है। तो इसमें क्या करते हैं, मेंबर कंट्रीज को बीओपी क्राइसिस आ गया कभी भी तो 25% तक वो पैसा निकाल सकते हैं, बट 25% से अगर ज्यादा हो गया, 25% तक है, नो कंडीशंस, 25% से अगर आपको ज्यादा है तो आपको आईएमएफ की कंडीशंस को मानना पड़ेगा, ठीक है। तो 25% तक आप बिना किसी कंडीशन के, बिना किसी रिक्वायरमेंट के आप पैसा निकाल सकते हैं अपने बीओपी क्राइसिस के टाइम पे। तो आपका क्या है, क्रेडिट सिस्टम ग्रांटेड बाय आईएमएफ टू इट्स मेंबर, तो ये स्टेटमेंट सही है। अगर इसमें आपको ये भी बोल दिया जाता कि क्या 25% तक की रिक्वायरमेंट ही निकाल सकते हैं, यस, 25 से जैसा ही ज्यादा जाएगा तो क्या होगा, आईएमएफ की कंडीशंस को आपको मानना पड़ेगा अगर लोन लेना है तो, अपनी पैसे निकालने हैं तो, राइट। तो गोल्ड ट्रेंच का रेफर्स टू क्रेडिट सिस्टम ग्रांटेड बाय आईएमएफ, राइट। टिपिकली द फर्स्ट 25% रिजर्व ट्रेंच, अगर ये क्यों क्या होता है, द रिजर्व ट्रेंच कैन एक्सेस बाय द मेंबर कंट्रीज एट एनी टाइम विदाउट इंटरेस्ट विदाउट कंडीशनली। पर्पस क्या है, एक्ट एज इमरजेंसी बफर रहता है मेंबर नेशंस के लिए, यूज्ड बिफोर सीकिंग अदर क्रेडिट फैसिलिटी फ्रॉम द आईएमएफ। अगर बियॉन्ड 25% अगर आप चले जाते हैं तो मस्ट कंप्लाई विद द आईएमएफ लैंडिंग कंडीशन, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देन बोला गया फर्स्ट आपका है द कमर्शियल पेपर इज शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रॉमिसिंग नोट, शॉर्ट टर्म आपका क्या है, अनसिक्योर्ड प्रॉमिसिंग नोट है, क्या ये ऐसा है। कमर्शियल पेपर बेसिकली, कमर्शियल वर्ड जहां आ जाए तो मतलब क्या है, कंपनीज आ गई है, ठीक है। इज ए शॉर्ट टर्म अनसिक्योर्ड प्रॉमिसिंग नोट है, तो बात तो सही लग रही है। देन आपका सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज अ लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय आरबीआई, नो आरबीआई नहीं है, ये कौन देता है आपका, कमर्शियल बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू द कॉर्पोरेट। तो ये सेकंड स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग हो गई, तो सेकंड स्टेटमेंट आपकी गलत हुई, तो कौन सा बच गया आपको, बी एंड सी बच गया। अब फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी सही हो गया था, कमर्शियल पेपर कौन देता है, कंपनीज देती है। कॉल मनी इज ए शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल यूज्ड फॉर इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन, तो बात तो ये भी सही लग रही है आपकी, ठीक है।
कॉल मनी इज ए शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल यूज फॉर इंटर बैंकिंग। कॉल मनी क्या होता है कि शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट है, आपस में बैंक कॉल करते हैं कि भाई तू मेरे को पैसा दे दे, मैं तेरे को कुछ इंटरेस्ट रेट पे दे दूंगा वापस पैसा, तो कॉल मनी तो होगा। जीरो कूपन कोड आर इंटरेस्ट बियरिंग शॉर्ट टर्म बॉन्ड इशूड बाय द शेड्यूल कमर्शियल बैंक। शॉर्ट टर्म बॉन्ड क्या है कि ये कोई इंटरेस्ट बियरिंग नहीं है, ये आपके एक्सट्रीम पॉइंट हो गया है। जबकि जीरो कूपन कोड क्या होता है कि भाई इसकी फेस वैल्यू फॉर एग्जांपल 100 रुपीज है किसी भी बॉन्ड की, ठीक है, आप किसी बॉन्ड का एग्जांपल ले लीजिए, उसकी फेस वैल्यू है 100 रुपीज, आपको डिस्काउंट प्राइस या कूपन रेट पे आपको फॉर एग्जांपल दे दिया 90 रुपीज का। जब इसकी मैच्योरिटी कंप्लीट होगी, जब आप 100 रुपीज वापस ले सकते हैं, तो इसमें कोई इंटरेस्ट का तो कोई मैटर ही नहीं है, वो शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो। तो यहां पर क्या बताया कि इंटरेस्ट बियरिंग ही नहीं है, राइट। आपको रेट सस्ता ही दे दिया तो उसको बोल देंगे आपका जीरो कूपन बॉन्ड। तो फोर्थ स्टेटमेंट आपकी गलत हो गई। तो इसमें आपका कौन कौन सा हो गया, फर्स्ट सही है, थर्ड सही है, तो आपका कौन सा ऑप्शन आ गया, सी ऑप्शन इज राइट वन। ठीक है, तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, राइट। तो मैंने आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन दे दी है, डिस्क्रिप्शन में जाके आप टेलीग्राम चैनल से ये एक्सप्लेनेशन निकाल सकते हैं। आपके पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके एग्जाम में, इससे पता चलता है कि आपको कैसे कैसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। और किसी को यानी डाउट हो तो आप कभी भी वीडियो में और टेलीग्राम पे भी आप हमसे पूछ सकते हैं। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।